आप सभी राष्ट्र निर्माताओं का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको राष्ट्र निर्माता इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से मुझे जो देखने में आ रहा है कि आप लोग कम पढ़ रहे हैं। आपके जो यूटी के रिजल्ट्स रहे उनको देख करके, तो प्लीज़ आप सब राष्ट्र के निर्माता हैं, आप सब मेहनत करें। ऐसे बिना मेहनत करके आप आगे जाएंगे तो ये एक अच्छा देश और अच्छी सोसाइटी नहीं है। आप मेहनत करके जाएं, मेहनत करके जब आप जाएंगे तो ये मेहनत जो आपकी पढ़ाई में छलकेगी ये आपकी आदत बनेगी। और अगर आपकी आदत मेहनत करने की हो गई तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। चलिए, ये लेक्चर मैं ऐसा नहीं कि इस पूरे लेक्चर में मैं ये सब कुछ बातें रखने वाला हूँ, अपना काम भी कराना है। तो बस आप इन 2 बातों में ही, 3 बातों में ही जितना अच्छा समझ सकते हो ना समझ लें। अब बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें कि मेहनत मेहनत मेहनत, बस इससे ज़रूरी और इससे बढ़िया और इससे सुनहरी बात कोई है ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 9 15.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की 4th एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्टेटमेंट है वो आप देखिए। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और इसमें यह कहा गया ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और ये कहा है ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू बी कंसिडर्ड। इस बात का मतलब क्या है कि जब हमने उस कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो 3 बार टॉस करने पर जो भी केसेस बनेंगे उन सब के हैपनिंग होने के चांस सेम है। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। लाइक आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कोई एक बच्चा सेलेक्ट किया तो हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस 1/40 है ना। मैं आपको रोल नंबर वाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो अगर इस क्लास में रोल नंबर 1 का सिलेक्शन होगा तो रोल नंबर 1 के सिलेक्शन का चांस कितना है? 1/40। रोल नंबर 2 के सिलेक्शन का चांस कितना है? ये भी 1/40। रोल नंबर 2 भी तो इस 40 में से एक ही है। रोल नंबर 3 के सेलेक्ट होने का चांस कितना है? ये भी 1/40। तो इस क्लास में हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस सेम है ना। दे कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो एक कॉइन को 3 बार उछाला और तीनों में से जो भी इवेंट हैपन हो रहा है उन सब के हैपन होने के चांस कैसे हैं? इक्वली लाइकली है, राइट। और आगे कहा गया, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आप देखिए। इसमें कहा गया कंसिडर द टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड वंस एज सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब जब हमने उस कॉइन को 3 बार उछाला है ना, जब हमने उस कॉइन को 3 बार उछाला है तो उस कॉइन को एक साथ 3 बार नहीं उछाला, बल्कि उस कॉइन को 3 बार उछालने में हमने 2 एक्सपेरिमेंट बना लिए। क्या कहा उसने कहा कि उस कॉइन को 2 बार उछालने पर तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया। मतलब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उस कॉइन को 2 बार उछाला। हमने उस कॉइन के साथ 2 प्रयोग किए, 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले प्रयोग में तो हमने उस कॉइन को 2 बार उछाला, 2 बार टॉस किया। तो जब हम उस कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो हमारे सामने इवेंट में सैंपल स्पेस में HH, HT, TH, TT ये 4 केस बनेंगे ना। आप सब शुरू से जिस दिन से आपने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की 9th में 10th में जिस भी क्लास में, उस दिन से पढ़ते आ रहे हो कि कैसे ये 4 इवेंट बने। और कह रहा है वंस इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट। और जो उस कॉइन को एक बार उछाला, पहले एक्सपेरिमेंट में तो उस कॉइन को 2 बार उछाल दिया, उस कॉइन को 2 बार उछालने पर ये 4 केस बन गए। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में उस कॉइन को हमने सिर्फ 1 बार टॉस किया। तो जब मैं उस कॉइन को 1 बार टॉस करूंगा तो हमारे इवेंट में सैंपल स्पेस में कौन आएगा? आइदर हेड और टेल।
यही आएगा। अब आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट में 2 हेड एंड ए टेल ऑक्यर, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 3 हेड्स, तीनों हेड आए। और जब कहा गया है ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों कोई भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, एक दूसरे की ऑकरेंस से एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो चलिए पहले हमने क्या बनाया, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड और एक टेल आने के चांस हमें निकालने हैं। तो आप देखिए 2 हेड और एक टेल आने का चांस कैसे बनेगा, यहां से एच एच आ जाए, यहां से एच एच आए और यहां से ये टेल आए, तो 2 हेड और एक टेल बन गया। हमें तो ओवरऑल लास्ट में ये बताना है कि इन दोनों इवेंट की हैपनिंग से लास्ट में हमें क्या ऑब्टेन हुआ, 2 हेड और 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल ये हो गया, या फिर बता रखा है, या फिर आते प्लस करना है, या फिर क्या हो सकता है, यहां एच टी आए, यहां से एच टी मिले, तो यहां से क्या ऑब्टेन होगा, एच, तभी 2 हेड और एक टेल बनेगा। या फिर तो प्लस करके यहां से टी एच आए, यहां से टी एच आएगा तो यहां से एच, तभी 2 हेड और एक टेल बनेगा। बाकी ये इससे नहीं बनेगा, इससे तो ये भी नहीं बनेगा, इससे ये भी नहीं बनेगा, तो उससे नहीं बनना ना। अब इन सब की हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। बताइए पी एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इक्वली लाइकली इवेंट है ना ये, क्योंकि इसमें हर किसी की 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इसमें हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कोई भी सेलेक्ट कर लें। तो यहां से 1/4 और इसकी 1/2, बीच में प्लस, ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, रिजल्ट आएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो रिजल्ट कितना आ गया, 3/8। ये फर्स्ट पार्ट में आ गया 2 हेड और 1 टेल आने का चांस, राइट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड आने के चांस निकालने हैं। तो 3 हेड आने का एक ही केस बनेगा, यहां से एच एच आए और सेकंड एक्सपेरिमेंट से एच आए, तो हमें 3 हेड्स ऑब्टेन होंगे। एच एच आने का चांस 1/4, एच आने का चांस 1/2, कितना आ गया, 1/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये बन गई, इस केस में 3/8 और इस केस में प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 1/8। समझ में आया यहां तक। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप स्टेटमेंट क्या है, ए स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट्स ए बी सी डी। एक स्टूडेंट है, उसने 4 सब्जेक्ट ए बी सी डी, इन 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, और उस स्टूडेंट का इन चारों एग्जाम में, इन चारों सब्जेक्ट्स में, इन चारों सब्जेक्ट में पास होने का चांस दिया गया है। वो स्टूडेंट ए सब्जेक्ट में पास होगा, इसके चांस है कितने, 4/5। देखिए आप बुक में, वो स्टूडेंट सब्जेक्ट ए में पास होगा, इसके चांस है 4/5। सब्जेक्ट बी में पास होगा, इसके चांस कितने हैं, 3/4। सब्जेक्ट सी में पास होगा, इसके चांस 5/6। सब्जेक्ट डी में पास होगा, इसके चांस 2/3। तो आप सभी लिख लेंगे, मैं बता रहा हूं, इसमें समझा रहा हूं, आप सब खुद बाद में लिख लेंगे इसको कैसे। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग इन सब्जेक्ट ए, कितना, 4/5। ऐसे पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग इन सब्जेक्ट बी, कितना, 3/4। पी सी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग इन सब्जेक्ट सी, कितना, 5/6। और पी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग इन सब्जेक्ट डी, कितना, 2/3।
ये उस स्टूडेंट का इन चारों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होने के चांस दिए हुए हैं, राइट। मैं इनके नोट भी निकाल लेता हूं, उनकी जरूरत पड़ेगी। पी ए नोट, ए में पास ना हो इसके चांस हैं 1/5। पी बी नोट, बी में पास ना हो इसके चांस है 1/4। पी सी नोट ये है 1/6। पी डी नोट ये है 1/3। ये उसका इन चारों में फेल होने के चांस आ गए, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास, है ना। अच्छा एक सेकंड, अभी उसमें कंडीशन भी लगा रखी है। कंडीशन क्या है, टू क्वालिफाई। देखो ये तो हुआ उसके 4 अलग अलग सब्जेक्ट में पास होने के चांस और 4 अलग अलग सब्जेक्ट में फेल होने के चांस, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब कंडीशन सुनिए क्वेश्चन में क्या है, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए। क्वालिफाई करने के लिए मतलब ओवरऑल उस पूरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था या आप अपने एकेडमिक कोई एग्जाम लगा लो, कह रहा है कि क्वालिफाई करने के लिए, ओवरऑल पास होने के लिए ही मस्ट पास इन ए में तो पास होना मस्ट है, कंपल्सरी है, पास होना ही चाहिए, राइट। क्वालिफाई करने के लिए ए में क्या है, मस्ट, कंपल्सरी है। एंड एटलीस्ट 2 in 3 सब्जेक्ट्स, और जो बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए ना, जो बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए इनमें एटलीस्ट 2, बाकी जो 3 बच गए इनमें से कम किन्हीं 2 में। कंडीशन समझ में आई। क्वालिफाई करने के लिए उसको ए में पास होना मस्ट है, कंपल्सरी है, बिल्कुल जरूरी है, और बाकी जो 3 बच गए उन 3 में से कम किन्हीं 2 में। What is the probability that he qualifies? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो क्वालिफाई कर जाता है। तो देखिए वो क्वालिफाई कैसे कर गया, क्या क्या चांसेस बन सकते हैं उसके क्वालिफाई करने के। पहला चांस, ए में पास होना जरूरी है। ए में तो अगर फेल हो गया फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ए में पास होना जरूरी है, बी में पास हो गया, सी में पास हो गया, डी में फेल हो गया, तो क्वालिफाई तो कर गया ना। इन 3 में से कम किन्हीं 2 में होना चाहिए था ना। अगर एक में फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, क्वालिफाई किया जाएगा उसको। तो अगर डी में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, क्वालिफाई कर गया ना, वो क्वालिफाई करने का चांस निकालना है ना। या फिर ए में पास होना जरूरी है, ए में पास होना जरूरी है, बी में पास, सी में फेल, डी में पास। इस केस में भी वो क्वालिफाई कर जाएगा ना। या फिर ए में पास होना ज़रूरी है, बी में फेल हो गया, सी में पास, डी में पास, तो भी वो क्वालिफाई कर गया ना। इतने ही केस बनेंगे, कोई और भी बनेगा, एक और बनेगा, क्या, सभी में। ये थोड़ी ना कि एक में फेल होगा तब वो क्वालिफाई करेगा। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाई सब में पास हो गया तो भी तो क्वालिफाई कर गया। तो ये सब डेटा रख करके आप वैल्यू निकाल लोगे। सबके रिजल्ट हमने बनाए हुए हैं, ये सब यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 पे काम किया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए स्टेटमेंट क्या है। ए बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, इस बैग में कितनी बॉल्स हैं? बोलिए भाई फटाफट। जब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में चले आप, इसको बाद में सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, एक बैग में कितनी बॉल्स हैं? 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। ठीक है, इतनी बॉल्स है, राइट। अब आगे देखिए क्या किया उसने, इसके साथ एक्सपेरिमेंट क्या किया। अनदर कंटेन 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। एक दूसरा बैग और है, ये बैग फर्स्ट है, बैग फर्स्ट में ये बॉल है। एक बैग सेकंड है, बैग सेकंड में कितनी है? 4 व्हाइट 5 ब्लैक 4 व्हाइट। हाँ तो 4 व्हाइट 5 ब्लैक, ऐसा ही है। 3 व्हाइट है। कोई दूसरा क्वेश्चन देख लिया आपने, कोई बात नहीं। तो इसमें है कितना?
3 वाइट 5 ब्लैक, 3 वाइट 5 ब्लैक। ठीक है, यहां तक फर्स्ट बैग में ये बोल रखी है, सेकंड बैग में ये बोल रखी है। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वन बॉल, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, एक बॉल निकाली सभी बैग से, प्रत्येक बैग से, मतलब एक बॉल इससे निकाली, एक बॉल इससे निकाली। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, तो मतलब 2 बॉल निकले ना, एक इससे एक इससे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में बोथ बॉल्स आर वाइट, कि दोनों ही बॉल कैसी हो, वाइट बॉल हो, दोनों ही वाइट बॉल हो। तो बड़ा आसान काम है, कैसे करेंगे? PW1, W1 का मतलब वाइट फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे हमने नोटेशन दे दी। W2 मतलब वाइट फ्रॉम सेकंड, दोनों वाइट आनी चाहिए ना, दोनों वाइट आनी चाहिए, वाइट फ्रॉम फर्स्ट, वाइट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट से वाइट आने के चांस क्या रहेंगे? 4/6। इस फर्स्ट से वाइट आने के चांस 4/6, इस सेकंड से वाइट आने के चांस 3/8, ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 2, रिजल्ट कितना आ गया? 1/4, 1/4 इसका रिजल्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? बोथ आर ब्लैक, दोनों ही बॉल कैसी हो? ब्लैक हो। तो ब्लैक के लिए क्या लिखेंगे? B1 B2, ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, ब्लैक फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट से ब्लैक आने के चांस 2/6, सेकंड से ब्लैक आने के चांस 5/8, यहां से रिजल्ट आ गया 3, तो ये बन गया 5/24 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आप समझिए, इसका थर्ड पार्ट आप समझिए। इसके थर्ड पार्ट में कहा गया है वन इज वाइट एंड अदर इज, जो 2 बॉल हमने निकाली है ना, उन 2 बॉल में एक वाइट हो और एक ब्लैक हो। अब यहां पर 2 केस बनेंगे, थिंक अबाउट इट। एक वाइट हो और एक वाइट हो एक ब्लैक हो, तो ये तो नहीं पता ना कि कौन से वाइट कौन से ब्लैक। सिंपली ये कहा गया कि 2 बॉल निकाली, उनमें एक वाइट हो एक ब्लैक हो। तो क्या केस बनेगा? वाइट फ्रॉम फर्स्ट, ब्लैक फ्रॉम सेकंड, ये हो सकता है, एक वाइट एक ब्लैक आ गई। या फिर का ख्याल आए तो बीच में प्लस, क्या हो सकता है? ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, वाइट फ्रॉम सेकंड, यही बातें बनेगी ना। एक वाइट एक ब्लैक आनी चाहिए, तो ये नहीं पता कौन से वाइट कौन से ब्लैक। वाइट फ्रॉम फर्स्ट, ब्लैक फ्रॉम सेकंड, या फिर ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, वाइट फ्रॉम सेकंड। पहले से वाइट आने के चांस 4/6 मल्टीप्लाई ब्लैक सेकंड से 5/8, 5/8 बीच में प्लस ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट 2/6 मल्टीप्लाई वाइट फ्रॉम सेकंड 3/8, यह आएगा 20/48, बीच में प्लस, यह आएगा 6/48, यह आ गया 26/48, यह आ गया 13/24। ठीक है, ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई। आया समझ? आगे चलते कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप करके देखें खुद से ही, आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अब आपको कुछ अलग से देखने को मिलेगा, जो आने वाले आगे के क्वेश्चंस में और आने वाले आगे की एक्सरसाइज में आप वो बात याद रखेंगे जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है कि 2 बैग है हमारे पास। पहले बैग में, बैग फर्स्ट में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और बैग सेकंड में 3 रेड 7 ब्लैक है, ठीक है। ये 2 बैग हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, हमने बैग फर्स्ट से 1 बॉल निकाली, इससे हमने 1 बॉल निकाली, एंड 2 फ्रॉम बैग सेकंड, और बैग सेकंड से 2 बॉल निकाली है, तो टोटल 3 बॉल निकल करके आई। इससे हमने 1 बॉल निकाली, इससे हमने 2 बॉल निकाली, टोटल आ गई 3 बॉल्स।
प्रोबेबिलिटी बताओ उन 3 बॉल्स में से 2 ब्लैक और 1 रेड। वो जो 3 बॉल आई है उन 3 बॉल में से 2 ब्लैक और 1 रेड आने के चांसेस क्या होंगे। देखिए यहाँ पर केस क्या क्या बनेंगे, मैं यहाँ पे आपको वो केस बता रहा हूँ। पहला केस क्या बनेगा, जिसको मैंने E1 नाम दे दिया, E1 मैंने नाम दे दिया, इवेंट फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। क्या बनेगा, इससे तो आपने एक बॉल निकाली है ना, इससे आपने एक बॉल निकाली है ना, वो एक बॉल रेड आ सकती है या फिर, तो मैंने मान लिया इससे वो क्या आई, रेड आई। 1 रेड फ्रॉम बैग फर्स्ट एंड इससे एक रेड आ गई, तो इससे जो 2 बॉल निकालेंगे वो कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए, तभी हमारे ये टारगेट पूरा होगा। एंड 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग सेकेंड। बहुत आसान भाषा में हमने लिख दिया, ये E1 बना दिया हमने, एक केस बना दिया। दूसरा केस, ये मैंने इसको E2 लिखा। सेकंड केस, इससे तो एक ही बॉल निकालनी है तो वो ब्लैक आ सकती है भाई, एक बार तो मैंने रेड निकाल दी, एक दूसरा केस क्या हो सकता है, इससे ब्लैक आ जाए। बस दो ज्यादा केस तो नहीं होंगे ना, इससे जब एक ही बॉल निकाले तो या तो वो रेड हो सकती है या वो ब्लैक हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। बैग फर्स्ट से हमने एक ब्लैक बॉल निकाल दी। एंड जब हम इससे 2 बॉल निकालेंगे वो कौन सी आनी चाहिए, 1 रेड 1 ब्लैक। एंड 1 रेड 1 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग सेकेंड, तभी हमारा ये टारगेट पूरा होगा ना। ये 2 केसेस आपने लिख दिए, इतना आपको समझ में आ गया कि पूरे क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बातें बनेगी। अब हमने जो ये बातें लिखी है ना, इसको प्रोबेबिलिटी में ढालना है, हमें इस पे प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। तो हम लिख रहे हैं PE1, जो पहला केस बन गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले केस में क्या निकला है, 1 रेड फ्रॉम बैग फर्स्ट। बैग फर्स्ट से एक रेड आने के चांस कितना, 4/9 हो गया। इससे एक रेड आने के चांस 4/9 हो गया। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आप समझते हो ना, ये पूरे एक हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें जो इन्वॉल्व होगा उन सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती चलेगी। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। जब केस बनते हैं उनके बीच में और आएगा, और मतलब यूनियन मतलब ऐड करना। जब एक इवेंट में जितनी बातें हो रही हैं उन सबको अगर हम इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उन सबको जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है उन सबकी मल्टीप्लाई। तो इससे एक रेड आने का चांस तो ये हो गया, अब इससे भी निकालो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करो, तभी तो पूरे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे तो हो गया, अब इससे क्या हुआ, 2 ब्लैक बॉल आने के चांस कहां से, बैग सेकंड से 2 बॉल निकाली और वो दोनों ही ब्लैक आए, इसके चांस क्या होंगे। तो बच्चों यहां पर लगेगा कॉम्बिनेशन। ये दिमाग में आप नोट कर लें, पेंसिल से आप कहीं लिख लें। जब भी कभी प्रोबेबिलिटी में मोर देन 1 चीजें निकाली जाए, एक से ज्यादा चीज निकालें, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें निकालें, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा, आप ये मत समझना ये एक पे भी कॉम्बिनेशन लग रहा था लेकिन वो लिख नहीं रहे थे। एक्चुअली में क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब यही है, जरा समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, इससे एक बॉल निकाली और वो क्या नहीं चाहिए, रेड। तो इसमें भी ये लगा है 4C1, 4 में से कोई एक रेड,
कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है, एक ग्रुप में से सेलेक्ट जब चीजें की जा रही है और उसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि कौन पहले कौन बाद में। ये 11th क्लास की बात थी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। परमुटेशन मतलब ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इन 4 में से कोई एक हो सकती है और नीचे इन 9 में से कोई एक हो सकती है। ये हम लिख ही नहीं रहे थे अभी तक जितना प्रोबेबिलिटी का गया है, जब हम एक चीज निकाल रहे थे तो हम लिख ही नहीं रहे थे। क्यों? लिखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब भी कभी C1 आएगा तो उसकी वैल्यू वही है जो ऊपर है। दैट्स वाई हमने इसको 4 ही लिख दिया, हमने इसको 9 ही लिख दिया। मेरी बात समझ में आई? ये मत समझना एक चीज निकाले तो कॉम्बिनेशन नहीं लगा है, लगा है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसकी वैल्यू वही है जो टोटल थी, तो इसलिए वो हम हाईलाइट नहीं कर रहे। दैट्स वाई ये हम सीधे लिख देते हैं 4/9, क्योंकि 4 में से कोई एक, 9 में से कोई एक, तो 4 में से कोई एक 4 केस, 9 में से कोई एक 9 केस, 4/9। लेकिन अब जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें निकलेगी तो हमें ज़रूरत महसूस होगी। हम सीधे उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं लिख सकते जैसे इस पे लिख दिया। तो क्या करना पड़ेगा? इससे 2 बॉल निकालिए, दोनों क्या आनी चाहिए? ब्लैक आनी चाहिए। तो 2 बॉल अगर निकले तो कॉम्बिनेशन का केस आ गया। क्या होगा? ब्लैक कितनी है? 7। तो 7 में से कोई 2 वो जो 2 ब्लैक आएगी, 7 ब्लैक बॉल रखी है और आपने उस बैग में से ऐसे ही अपना हाथ उसके अंदर दिया और ऐसे ही अपने आपने 2 बॉल निकाल ली, तो वो जो 2 ब्लैक बॉल आई है वो 7 में से कोई 2 आई है ना। हर चीज का मैं ये कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में जो भी घटना घटेगी हर चीज के अपने चांस हैं, हर चीज के अपने चांस हैं। उन 2 ब्लैक आने का अपना चांस है, 7 में से कोई 2 और नीचे उस टोटल में से कोई 2 आई है, 10C2। समझ आया ये? अब यहां पे रिजल्ट हो गया PE1 इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 7C2। सोल्व करना आता होगा ना? फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 7C2 कितना बनेगा? 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, कैंसिल, 2 × 1 3, कितना आ गया? 21। ठीक है, फॉर्मूला लगाना ये सब करना 16 अब सीख रखा है ना। और 10C2 ये आ जाएगा 45। सोल्व करेंगे तो अपना, और मैंने बता भी रखा था आपको 11th में कि जैसे C2 है ना, शॉर्टकट मैं कैसे करता हूँ दिमाग में, 10C2 है, C2 है तो 2 है ना, तो ऊपर 10 को है ना, 10 को 2 नंबर में ब्रेक कर लो एक एक करके। जैसे 10 × 9, ऊपर क्या आएगा? 10 × 9, क्योंकि यहाँ पे C2 है तो ऊपर 10 और 9, बस 2 डिजिट रहेंगे। और नीचे ये 2 है ना, तो 2 × 1, इसी को सोल्व कर लो, 45 आ गया। जैसे यहाँ पे 10C3 होता, दिमाग में सोचना, कोई पेंसिल पेन की जरूरत नहीं है। 10C3 होता तो ऊपर आता 10 9 8, ऊपर क्या आता? नीचे क्या आता? 3 2 1, तो 3 ऊपर तो 3 आ गया 9 की जगह कट करके, और ये 4 आ गया, 120 आ गया। नहीं आई बात समझ में? 8C2 बताना, 8C2 ऊपर तो 8 7, नीचे 2 1, 28 आ गया। फटाफट, ये जरूरत नहीं है ऐसा सब कुछ करने की। तो यहाँ से रिजल्ट ये आ गया। अब हम इसको सोल्व कर ले, कैंसिल मत करो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दूसरे केस में भी ऐसा बनेगा, फिर प्लस करने में दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम वो नीचे सेम मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 84 और नीचे आ गया 405। ये जो पहला केस बना है, इस पहले केस के चांस ये हैं, राइट। अब हम सेकंड केस बना रहे हैं, PE2। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हुआ? 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, बैग फर्स्ट से एक ब्लैक बॉल आई, तो बैग फर्स्ट से ब्लैक आने के चांस कितने? 5/9। इससे ब्लैक आने के चांस 5/9 मल्टीप्लाई, इससे एक रेड एक ब्लैक है ना, इससे क्या? एक रेड एक ब्लैक, तो एक रेड आने का चांस, एक ब्लैक आने का चांस 7C1, और ये टोटल 10C2। ये 10 में से कोई 2 आई है ना, एक इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, और नीचे तो टोटल 10 में से कोई 2 निकली है ना, राइट। सो ये रहेगा 5/9
मल्टीप्लाई, जब भी कभी C1 हो तो उसकी वैल्यू वही है जो ऊपर है, तो ये 3 रहेगा, ये 7 रहेगा, ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 45, ये आ गया 105/405, राइट। और हमें क्या निकालना है, PE1 और E2, PE1 और E2, और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब प्लस कर देना, दोनों को ऐड कर दो, PE1 प्लस PE2, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 189/405 आ गया ना। अब कैंसिल कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कैंसिल तो खैर यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन आपका थोड़ा काम बढ़ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे 9 से कैंसिल कर ले, 21 आ गया, 9 से 4 जा और ये 5 जा, और अब 3 से 7 15, तो 7/15 ये इस पूरे जो हैपनिंग दी गई है क्वेश्चन में, उस पूरे की प्रोबेबिलिटी आ गई कि इससे एक बॉल निकाले, इससे 2 बॉल निकाले, टोटल 3 बॉल आएगी। उन 3 बॉल में से 2 ब्लैक और 1 रेड हो, इसके चांसेस क्या हैं। ये मॉडर्न प्रोबेबिलिटी, 11th क्लास में मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी की 2 अप्रोच है, क्लासिकल एक मॉडर्न, ये मॉडर्न प्रोबेबिलिटी है। आपको इसमें सीधे सीधे नहीं पता चला कि टोटल क्या, फेवरेबल क्या, केसेस बनाए, केसेस आने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी निकल करके आई है। हर घटना का अपना एक चांस है, क्या क्या घटनाएं घटी इस पूरे क्वेश्चन में वो सारी आप नोट करें और फिर उन सब डेटा की प्रोबेबिलिटी निकालने में लग जाएं। ठीक है, चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन आप करके देखें। ऐसे ही बैग से रिलेटेड, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को खुद से समझें और फिर उनको सोल्व करने की कोशिश करें, जो ना आप मुझे बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टेटमेंट है कि एक बैग है, उस बैग में 3 वाइट, 3 रेड, 4 ग्रीन, 4 ब्लैक, इतनी बॉल्स उस बैग में रखी गई है। 2 balls are drawn from this bag 1 by 1 without replacement। क्या किया, इस बैग में से हमने 2 बॉल निकाली, कैसे, 1 by 1, एक एक करके, और वो कैसे निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। अब यहाँ कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत आपको नहीं है, उसने बोल दिया 1 by 1, तो आप देख सकते हो पहली बॉल आएगी तब उसके चांस क्या होंगे, दूसरी बॉल आएगी उसके चांस क्या होंगे, है ना। वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय आप इन पे अलग अलग कलर के हिसाब से देख सकते हो कि किसके साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट कलर बॉल्स। प्रोबेबिलिटी बताओ, वो जो दोनों बॉल आई हैं वो दोनों ही बॉल कैसी हो, डिफरेंट कलर की हो। तो देखना, डिफरेंट कलर के आने पे बता सकते हो कितने केस बनेंगे। डिफरेंट कलर के आने पे टोटल 12 केस बनेंगे। पहली वाइट आए, दूसरी रेड आए, पहली वाइट आए, दूसरी ग्रीन आए, पहली वाइट आए, दूसरी, 4 केस बन गए ना, ये 3, सॉरी 1 2 3 केस बन गए ना। अगले पहली रेड आए, दूसरी वाइट आए, ये अलग हो गया ना, वाइट रेड, रेड वाइट अलग हो गया ना, क्योंकि 1 by 1 एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो पहली वाइट आना, दूसरी रेड आना, ये अलग बात है एज कंपेयर टू पहले रेड आना, दूसरी वाइट आना। तो रेड आए, वाइट आए, रेड आए, ग्रीन आए, रेड आए, ब्लैक आए, ग्रीन आए, वाइट आए, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लैक, ऐसे ब्लैक के साथ 12 केस बनेंगे। करने को तो कर सकते हैं, बहुत लेंथी गया ना क्वेश्चन, बहुत लेंथी गया ना। तो डिफरेंट कलर के अगर हम निकाले तो ये 12 केस बनेंगे। इससे अच्छा है कि मैं सेम कलर के आने की निकाल दूं और उसको 1 में से माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल सभी जितने भी केसेस बनेंगे उन सब का सम 1 होगा। और सेम कलर की आने में केसेस सिर्फ 4 ही बनेंगे। क्या, फर्स्ट वाइट, सेकंड वाइट, या फिर फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, या फिर फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, या फिर फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक। अब पहली वाइट आने के चांस कितने होंगे, 3/14,
3/14, 3 है वाइट आउट ऑफ 14, टोटल 14 है, मल्टीप्लाई दूसरी बॉल वाइट निकाले, इसके चांस 2/13 विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक कम हो जाएगी, जो वाइट निकाली पहले वो फेंक दी, वापस नहीं रखी। या फिर प्लस करके फर्स्ट बॉल रेड आए, तो रेड आने के चांस 3/14, फिर रेड आने के चांस 2/13, प्लस ग्रीन आने के चांस 4/14, ग्रीन आने के चांस 3/13, ब्लैक आने के चांस 4/14 और ये 3/13। ये आप सब निकाल लेंगे, ये कर लीजिए। चलिए ये कितना आ गया 6/182, इतना ही आएगा ना मल्टीप्लाई भाई, इतना ही आएगा ना 6/182, ये 6/182, ये 12/182, ये 12/182, कितना जाएगा टोटल 36। तो रिजल्ट आ गया 36/182। लेकिन हमें ये थोड़ा निकालना था, हमें निकालना डिफरेंट कलर। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने सेम कलर आने का निकाला, क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, जितना भी आए आप सोल्व कर लीजिए। वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो हमने 2 बॉल निकाली है एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, वो कैसी हैं, वो डिफरेंट कलर की हैं। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लेंगे। 18, 19, 20, 21 ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह गए हैं और चारों ही एक जैसे हैं। इन चारों में मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, चारों एक जैसे हैं, लेकिन अभी वो कंप्लीट करेंगे तो टाइम मिल नहीं पाएगा इतना। तो वो 4 क्वेश्चन ठीक है कल के लिए रखते हैं, कल के लेक्चर में रखते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, आप फिर पूरा कर देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक है उसमें है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट दोनों एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।